क्लास 10th में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। रिएक्टिविटी सीरीज़ से आज हमको स्टार्ट करना है। इसके पहले के जो भी लेक्चर्स हैं आप उसको एक बार देख लीजिए ताकि एक सीक्वेंस बन जाए और इसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो तैयार हो जाएं, ताकि आप इसके आगे एक क्रम में एक सिस्टमेटिक तरीके से देख सकें। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? आप जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो एक जैसी रिएक्टिव नहीं होती हैं, यानी कुछ जो धातुएं हैं, कुछ जो मेटल्स हैं वो फास्ट रिएक्शन देते हैं और कुछ जो मेटल्स हैं वो स्लो रिएक्शन देते हैं। इनके अपक्रिया करने की दर के आधार पे इन धातुओं को व्यवस्थित किया गया है। जो सबसे अधिक सक्रिय धातु है, जो सबसे फास्ट रिएक्शन देते हैं, उनको ऊपर रखा गया है। कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, यानी बहुत फास्ट भी नहीं देते हैं और बहुत स्लो भी नहीं देते हैं। तो ऐसे जो धातु हैं उनको बीच में रखा गया है। और कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, तो उनको सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थान दिया गया है। जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, इन सबको आप देखिए यहाँ पे सबसे नीचे इनको रखा गया है। सबसे ऊपर सबसे अधिक सक्रिय धातुओं को रखा गया है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, लिथियम भी होता है। और बीच में ये सब मॉडरेट हैं और सबसे नीचे सबसे कम रिएक्टिव हैं। आप देखिए सिल्वर और गोल्ड को सबसे नीचे स्थान दिया गया है क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। और यही कारण है कि गोल्ड और सिल्वर के आभूषण बनाए जाते हैं, ज्वेलरी इससे तैयार किया जाता है। क्योंकि अगर ये बहुत रिएक्टिव होते तो इनके ज्वेलरी बनाना संभव नहीं था। इसके आभूषण आप पहनते, बहुत सक्रिय धातुओं के आभूषण आप पहनेंगे तो क्या होगा, वो आपके स्किन से ही रिएक्शन करने लगेंगे और इस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे शरीर को। इसीलिए जो अधिक सक्रिय धातु हैं उनके आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज है, सक्रियता श्रेणी है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। रिएक्टिविटी सीरीज की सहायता से हम एक भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी क्रिया होगी और कौन सी क्रिया नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर के इसको हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो पूछ रहा है कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यह एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यह एक विस्थापन अपक्रिया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिंक जो है, वो जिंक धातु जो है वह कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करता है। यहाँ पे AQ लिख देंगे, AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं और उसमें जिंक से अपक्रिया करा रहे हैं, तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये पूछा जा रहा है। तो अगर इनके स्थान को हम देखें तो जिंक देखिए यहाँ पे है, जिंक का स्थान यहाँ है और कॉपर जो है वो नीचे है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं इसको। रिएक्टिविटी सीरीज की सहायता से हमको ये पता लग जा रहा है कि जिंक जो है वो, उसका स्थान कॉपर से ऊपर है, यानी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। इसलिए कॉपर सल्फेट से आसानी से रिएक्शन क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। जिंक कॉपर सल्फेट से आसानी से रिएक्शन कर सकता है और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और कॉपर को अलग कर देगा, कॉपर को हटा देगा, विस्थापित कर देगा। तो यह विस्थापन अपक्रिया आगे बढ़ेगी, स्वतः होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस इन नेचर होगी, अपने आप रिएक्शन देगा। इसी प्रकार से हम और भी रिएक्शन क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो कैल्शियम, मान लीजिए कैल्शियम का अगर हम रिएक्शन कराते हैं किससे, FeCl2 से,
तो कैल्शियम जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ये भी रिएक्शन होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कॉपर का रिएक्शन आप सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, कॉपर प्लस AgNO3, तो ये भी रिएक्शन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉपर जो है वो ऊपर है और सिल्वर नीचे है। यानी अगर ये हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो, सक्रियता श्रेणी हमको लर्न हो, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अपक्रियाओं के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कौन सी अपक्रिया होगी और कौन सी अपक्रिया नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये रिएक्शन आपका होगा, ठीक है। और एक और हम रिएक्शन लेते हैं, जैसे कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। ये अगर आपसे पूछा जाए कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा अपने आप, मतलब इस पर कोई कैटलिस्ट नहीं लगाना है, ठीक है, हीट नहीं करना है, फोर्स कोई भी नहीं लगाना है। रिएक्शन तो होता है, लेकिन उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके साथ साथ ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे हीट कर दीजिए, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, कैटलिस्ट लगा दीजिए, उत्प्रेरक लगा दीजिए, तो रिएक्शन होगा। लेकिन अपने आप रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हीट नहीं करना है, कोई ड्राइविंग फोर्स आपको नहीं लगाना है, तब आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो नीचे है और जिंक ऊपर है, यानी कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यह विस्थापन अपक्रिया अपने आप नहीं होगी। तो इस तरह से इस सक्रियता श्रेणी की सहायता से आप बहुत सारे अपक्रियाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। यानी इस सक्रियता श्रेणी को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो याद कैसे करेंगे, उसके लिए हर एक बच्चे का क्या होता है, अपना ट्रिक होता है। कुछ दिमाग लगा करके, कुछ ट्रिक लगा करके आप इसको लर्न करने का प्रयास करेंगे। कुछ हम सहायता कर सकते हैं, जैसे इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक एडाप्ट किया गया था। जब हम लोग पढ़ा रहे थे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, तो कुछ बच्चों ने अपना उसमें योगदान दिया था, जो मुझे याद है, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप इससे भी बढ़िया ट्रिक अगर कहीं से आप पाते हैं तो उसको भी आप एडाप्ट कर सकते हैं। इसको के लिए उन बच्चों ने कहा था कि इसको कल्लू के याद कर लीजिए, ठीक है, कल्लू के, और सोडियम को नाना कहा था। कल्लू के नाना, काटे मुर्गा, अल्लाह जाने फेंकू प्रॉब्लम, और हाइड्रोजन को ऐसे ही हाइड्रोजन याद कर लिया था उन्होंने। और फिर काटो मारो सिल्वर गोल्ड, ऐसे उन बच्चों ने याद किया था, जो मुझे आज तक याद है। कल्लू के नाना, काटे मुर्गा, अल्लाह जाने फेंकू प्रॉब्लम, हाइड्रोजन, काटो मारो सिल्वर गोल्ड, ठीक है। इस तरह से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं, और याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक हमारा है, धातुएं और अधातुएं कैसे अपक्रिया करती हैं, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन कैसे करती हैं, इसके बारे में हमको बात करनी है। तो देखिए, इसमें आप जानते हैं, मैं बताया भी था शॉर्ट वीडियो में, एक बार समझाया हूँ अभी हाल ही में, कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। इन सेल्स को KLMN इत्यादि लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको n=1, n=2, 3, 4 इत्यादि इंटीजर से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, धनात्मक पूर्णांक करते हैं हिंदी में। तो अगर इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, सोडियम की बात करते हैं।
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिखें KLMN, तो इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं। बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे दिया भी है। तो सबसे बाह्य कोश में यानी सबसे एक्सटर्नल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और यह 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, त्याग कर सकता है सोडियम। तो क्यों त्याग कर सकता है? क्योंकि यह नियान के जैसी संरचना प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 8 होता है, यानी एटॉमिक नंबर 10 होता है इसका। और यह क्या है, एक उत्कृष्ट गैस है, यानी यह रिएक्शन नहीं करता है। तो सोडियम भी चाहता है कि हम भी क्या हो जाएं, अस्थायी हो जाएं। इसके लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यह आसानी से बाहर निकाल सकता है। इस तरह से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके सोडियम आयन बनाता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर करता है। ऐसे ही दूसरी अधातु के बारे में अगर हम बात करें तो क्लोरीन एक अधातु है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो 287 होता है। यानी इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। एक्सटर्नल सेल में इसके वैलेंस सेल भी इसको कहते हैं, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से इसको मिल जाए तो यह आर्गन के जैसी संरचना प्रदर्शित करेगा, यानी 18 होता है आर्गन का एटॉमिक नंबर, और 17 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका भी 18 हो जाएगा। इसलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन लेने की गुण को प्रदर्शित करता है। इसकी टेंडेंसी होती है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करे, एक्सेप्ट करे। इसलिए क्लोरीन क्या करता है, क्लोराइड आयन बनाता है। क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, ये क्लोराइड आयन बनाता है। और जब भी 2 अपोजिट आयन यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनमें एक एट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है। कूलाम के नियम के अनुसार जब भी 2 अपोजिटिवली चार्ज आयन एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें एक आकर्षण बल लगने लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और बंध जाते हैं। इस तरह से आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये आयनिक बॉन्ड जब बनते हैं तो इनको हम कहेंगे कि ये अस्थायित्व की प्राप्ति कर रहे हैं और रिएक्शन कर रहे हैं, अब क्रिया करके अस्थायी हो गए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख करके समझाया हुआ है। हीलियम, नियान, आर्गन का। कुछ धातुएं हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और कुछ अधातुएं हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो इन धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इससे बहुत सारे कॉमन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो मैंने एग्जाम्पल को पहले ही समझा दिया है, सोडियम क्लोराइड का बनना, जी हम पहले ही समझा दिए हैं। यहाँ पे दिया भी है, आप देख लीजिए एक बार और। सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। सोडियम आयन जब बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसका 2 और 8 हो जाएगा। क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। क्लोराइड आयन जब बनाएगा तो 288 हो जाएगा। और सोडियम जो है अपने बाह्य कोश के 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोराइड आयन को डोनेट कर दे रहा है, ठीक है। और इस तरह से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है।
इसके बाद है अगला मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है? इसी तरह से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 हो जाएगा, और जब मैग्नीशियम आयन बनेगा तो इसका 2 और 8 हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और आप क्लोरीन का पढ़ ही चुके हैं, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले करके क्लोराइड आयन बनाता है। अब इसमें देखिए कि मैग्नीशियम जो है वो इसकी टेंडेंसी होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है, इसलिए एक मैग्नीशियम 2 क्लोराइड आयन को हैंडल कर सकता है। हैंडल करने का क्या मतलब हुआ कि मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोराइड आयन को दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोराइड आयन को दे देगा। इस प्रकार से मैग्नीशियम जो है वो 2 क्लोराइड आयन को जोड़ करके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से MgCl2 बनता है। ऐसे आप बहुत सारे आयनिक कंपाउंड को समझा सकते हैं। आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड को समझाया गया, आप कैल्शियम क्लोराइड को भी समझ सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को समझाया गया वैसे पोटेशियम क्लोराइड को आप समझ सकते हैं, लिथियम क्लोराइड को समझ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो कॉमन यौगिक हैं, ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है उसकी सहायता से आप और भी बहुत तरह के आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक दोहरा लीजिए, फिर इसके आगे हम अगले वीडियो में हम इसके आगे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।